आज के हम टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है इसे हम क्या कहते हैं, किस तरीके से हम इसे रन कर सकते हैं, ये कहाँ से हमें मिलेगा। आप लोग तो ये जानते हो लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है वो ये चीज़ नहीं जानता। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है डेव सी प्लस प्लस, ये IDE है, इसके अंदर हमें ये एडिटर मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर आके इस आइकन पे क्लिक करेंगे ना, इस पे, तो ये कंपाइल का एक ऑप्शन है, मतलब कि कंपाइलर ही इसके अंदर पड़ा हुआ है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर क्या होता है? आप इतना मुश्किल क्यों कहते हो? आप सिर्फ कंपाइलर को क्यों नहीं कहते कि एक ट्रांसलेटर? कंपाइलर जस्ट अ ट्रांसलेटर। ठीक है, वो बाकी बैकएंड के काम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो बाद की बातें होती हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग होता है वो ट्रांसलेट होता है। अब मैंने यहाँ पर प्री प्रोसेस डायरेक्टिव को तो इंक्लूड करवा दिया हुआ है, लेकिन इसके आगे मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो मेरा कभी भी फंक्शन रन नहीं करेगा। अभी क्या हुआ, अभी मैंने ये लिखा है ना, प्री प्रोसेस जो है ना, प्री प्रोसेस जो है अब वो चल चुका है। प्री प्रोसेस वो चल चुका हुआ है पहले से ही। .cpp फाइल अभी नहीं बनाई, मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा ना, मैं इसे सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे leg2 के नाम से। ठीक है, leg2.cpp मैंने जैसे ही सेव किया है ना, अब प्री प्रोसेसर हमारा रन हो चुका है, क्योंकि .cpp उसे पता है कि C++ जो है ना वो फाइल बन चुकी है। अब मेरे पास कोई ना कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आएगा। मैंने लिखा कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, और उसके अंदर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इंक्लूड का सिर्फ यही मतलब होता है कि शामिल कर लो। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव को कहा जाता है कि आप अपने अंदर शामिल कर लो इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम को। ठीक है, अब ये अपने आप में ना एक लाइब्रेरी है, अपने आप में एक ग्रामर बनी हुई है। हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हम कंप्यूटर से कोई ना कोई काम करवा सकें, हम इसलिए ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ भरी हुई है, उसको देखने के लिए इसका जो आसान तरीका है वो अब ये कंट्रोल को आप प्रेस करें। कंट्रोल को प्रोसेस करके आप ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर एक पॉइंटर बन चुका है। अब जैसे ही इस पॉइंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें इस ग्रामर की लिखी हुई आएंगी, जैसे कि इसका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट C++। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका स्टैंडर्ड IO स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो है वो C++ का होगा। ठीक है, कॉपीराइट्स इन लोगों के हैं। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन INC, ये इसकी डिटेल्स हैं जो कि इस ग्रामर के अंदर शामिल है। अगर आप मज़ीद यहाँ पे नीचे जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर आपके माइक्रो भी मिलेंगे, डिफाइन। ठीक है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे जो हैं वो डायरेक्टिव पड़े हुए हैं, इंक्लूड। अब आउट स्ट्रीम का भी डायरेक्टिव पड़ा हुआ है और आई स्ट्रीम का भी। आई स्ट्रीम का मतलब होता है सिंपली इनपुट की स्ट्रीम। ठीक है, इट हेल्प आवर प्रोग्राम टू गिव इनपुट और इंस्ट्रक्शंस। आई स्ट्रीम जो करती है वो क्या करती है, एक तो हमें इनपुट देने की इजाज़त करवा देती है कि आप इसके अंदर सी इन करवा सकते हो, वो बात की बातें हैं। आप इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ राइट कर सकते हो, आप इसे इनपुट दे सकते हो। और जो दूसरी है उसे हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम, जिसकी हेल्प से इट हेल्प आवर प्रोग्राम टू शो गिवन इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस रिजल्ट्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हमने जो भी से इनपुट पास किया, जाहिर सी बात है हर इनपुट की कोई ना कोई आउटपुट होती है, इसलिए हम इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम यूज़ करते हैं। जब हम IO स्ट्रीम को इंक्लूड करवाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि हम कोई ना कोई जो है इनपुट देना चाह रहे हैं, इसलिए हम वो आई स्ट्रीम जो है आई स्ट्रीम वो यूज़ करेंगे। अगर हमने आउटपुट करनी है फिर हम आउट स्ट्रीम को यूज़ करवाएंगे। पहले इसके अंदर .h भी होता था। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है config.h। पहले इसका सिंटैक्स हम लिखते थे कि शार्प इंक्लूड IO स्ट्रीम .h, कि आप हेडर फाइल को लेके जाओ। ठीक है, .h का मतलब होता था हेडर फाइल, लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी हुई है। जैसे जैसे अपडेशन हो रही है, system.pass भी एक बहुत यूज़ हुआ करता था। अब ये जो मेरे पास डेव C++ है ना, इसका वर्जन है 5.11। 4 से कम जो भी वर्जन होगा ना, उसके अंदर आपको .h इंक्लूड करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के वर्जन पर होता है। ये वर्जन 5.11 है, इसलिए यहाँ पे IO स्ट्रीम .h इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये था कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस बारे में। अब ये चीज़ है क्या IO स्ट्रीम?
आईओ स्ट्रीम को आप कह सकते हैं कि ये जो है ये ग्रामर है C++ की, ठीक है। अब जो भी, अब देखो आप अगर उर्दू बोलते हो ना तो आपके माइंड में एक उर्दू की ग्रामर भरी हुई है जिससे आप वर्ड्स लेकर जुमले बना के बात करते हैं। C++ करने के लिए भी हमें आईओ स्ट्रीम की ज़रूरत उतनी ही होती है जितनी कि उर्दू बोलने के लिए उर्दू की ग्रामर की नाव हाव होना ज़रूरी होनी चाहिए। अब कंपाइलर को हमने ये चीज़ें देनी हैं इसके ज़रिए, शार्प के ज़रिए, कि कंपाइलर इस सारी की सारी किताब को उठा के कंपाइलर के पास ट्रांसलेट करके दे दे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता चल गया कि ये ग्रामर है, ये इसे कैसे ओपन करना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपने देख ली है। अगर आपने मज़ीद पढ़ना हो तो आप इसे ओपन करके पढ़ सकते हो। अच्छा, तो अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, अब देखो अगर मैं एक कंप्यूटर की बात करूँ ना, लेट्स से विंडोज़, मैं विंडो की बात कर रहा हूँ। अब विंडो के अंदर कितने फंक्शन भरे हुए हैं, गेम्स भरी हुई हैं, ठीक है, नोटपैड भरा हुआ है, VLC मीडिया प्लेयर भरा हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करो आपका जैम्प भरा हुआ है, ठीक है, आपका डेव C++ भरा हुआ है। उसके बाद वर्ड भी भरा हुआ है एंड लॉट्स ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स। लेकिन ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ जब आप विंडो रन करते हो, विंडो की ओपन करते हो, विंडो को लॉगिन करते हो विंडो पे, तो कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा होता। ऐसा क्यों होता है? इवन कि ये तो प्रोग्राम पड़े हुए हैं, ये आपको क्यों चलाने पड़ते हैं, वो रन क्यों नहीं करता? इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर आप डेव C++ की इंस्ट्रक्शन दोगे तो कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जो इसको चलाने में हेल्प कर रहा है। जैम को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन दोगे, कोई ना कोई प्रोग्राम होगा जिसको रन करेगा। अब ये आपके सामने इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, जब इनको कॉल किया जाता है ना तो वो किसी ना किसी एक फंक्शन के अंदर बंद होते हैं, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब मेन फंक्शन ये कहता है कि आप कंप्यूटर के पास लाखों लिखे हुए हैं फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई लिखा हुआ, कोई यहाँ पे फंक्शन पड़ा हुआ है। लेट्स से कि ये फंक्शन जो पड़ा हुआ है ना, ये हमें हेल्प करता है वर्ड को ओपन करने में, वर्ड फाइल को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ये फंक्शन हमें हेल्प करता है कि हम VLC मीडिया प्लेयर चला सकें। उसके बाद इसके नीचे भी फंक्शन पड़े हुए हैं। अब ये फंक्शन हमें हेल्प करता है कि आप क्या करो, आप डेव C++ पे काम करवाओ। अब आप कभी भी डायरेक्टली विंडो से इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। अगर मेन फंक्शन होगा ना, फिर आपको जिस फंक्शन की ज़रूरत होगी, आपने वर्ड ओपन करना, तो आप चुपचाप वर्ड को उठा के जब उस पर क्लिक करोगे ना तो ये फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा। मेन फंक्शन को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन होता है इसके बगैर कोई भी फंक्शन नहीं चल सकता। इसकी लॉजिक ये है कि मेन के अंदर जो चीज़ आएगी वो चल जाएगी, बाहर वाली साइड पे रहेगी। अब जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे ये वर्ड की फाइल पे मैंने क्लिक किया है, ये CPP फाइल है, यहाँ पे आप समझ लें कि इसे आपने क्लिक किया है, तो ये जाकर कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन है वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट हुआ है, तो मेन फंक्शन के थ्रू ये रन हुआ है, ठीक है, जिससे हमें ये आउटपुट देखने को मिल रही है। ये होता है मेन का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो हमारे कंप्यूटर में है। अब देखो विंडो जो है वो एक फंक्शन से मिलकर नहीं बनी, लाखों फंक्शन उसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी फंक्शन, मेन फंक्शन इस फंक्शन के अंदर आए बगैर रन नहीं हो सकता, ठीक है। वो उनका सीक्वेंस है कि जब विंडो चलती है पहले कंसोल की स्क्रीन आती है, फिर आपका ग्राफिक्स आते हैं, फिर लॉगिन आता है, वो सीक्वेंस उसका अलग है। लेकिन विदाउट मेन फंक्शन आपकी विंडो नहीं चल सकती, इसलिए हम C++ के अंदर मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपनी C++ की तरफ दोबारा। अब मैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने अब लिख दिया मेन। अब मेन फंक्शन जो होता है ना कंप्यूटर का, वो हमेशा इन टाइप का होता है, हमें कोई चीज़ रिटर्न करवाता है, इंटीजर टाइप, इसे कहते हैं इंटीजर लाइक 1 2 3 4। मतलब ये वाइड, मैं आपको बताता हूँ वाइड क्या चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी टाइप हमेशा इंटीजर होगी, वाइड नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, वैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C++। अब C नहीं चलती, अब C नहीं चलती, ये बार बार गिर क्यों जाता है, अब C नहीं चलती।
आपने जब भी जो सी प्लस प्लस का इन फंक्शन है मेन, वो हमेशा इंटीजर ही लेगा, हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा किसी ना किसी काउंटिंग नंबर में होगा। सबसे पहले आप टाइप डिफाइन करें, उसके बाद आप लिखें कि मैं मेन फंक्शन को यूज़ करने जा रहा हूँ। अब आ गया गोल ब्रैकेट्स। दुनिया की कोई भी चीज़ जो आपको कोई ना कोई चीज़ आउटपुट देती है, वो हमेशा गोल ब्रैकेट्स के अंदर ही होती है, जो आपको आउटपुट देती है। अगर इनपुट लेगी तो यहाँ से ही इनपुट लेगी, ठीक है। अगर आउटपुट लेगी तो इसकी मदद से ही आउटपुट देगी। अब इसके अंदर हम लिखते हैं वॉइड। वॉइड का बेसिकली मतलब होता है ब्लैंक, ब्लैंक, एम्प्टी, ठीक है। मीन्स कि आप इस जगह के अंदर कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते, ये मतलब है वॉइड का। इसलिए हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं कि इसको मैं कोई भी इनपुट नहीं दे रहा, जो भी काम होगा इस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कॉल होगा, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो डायरेक्टली कॉल होता है, इसको कहीं भी कॉल नहीं करना पड़ता। जब आप कंपाइल करते हो ना, तो पहले से ही पकड़ लेता है आपके मेन फंक्शन को, ठीक है। इसकी डॉट एक्सवी फाइल तो नहीं बनी हुई कहीं, ये बनी हुई है, ये देखें। मैंने इसे ख़त्म किया तो नई फाइल बना दी वैसे, ठीक है। तो कभी भी आपका मेन फंक्शन जो है वो किसी को कॉल नहीं किया जाएगा, इसे खुद ब खुद कॉल होना होता है। जैसे हम कंपाइल पे हमने क्लिक किया तो ये कॉल हो गया। ऐसे जब हम विंडो स्टार्ट करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कोई भी उसे कॉल नहीं कर रहा होता फंक्शन को, वो अपने आप ऐसे ही कॉल होता है। जैसे ही कंपाइल करने पे कंपाइलर से उठा के कॉल कर देता होता है। असल में ये है इसका, ये यहाँ से कॉल होगा, ये यहाँ से कॉल होगा डायरेक्टली। एक्सवी फाइल, एक्सवी फाइल, एक्सवी फाइल। अच्छा, उसके बाद ये ओपन हो गया, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है आज, मुझे ये नहीं समझ आ रही। उसके बाद मैं दूसरी बात करता हूँ कि अब हम ये कर्ली ब्रेस क्यों लिखते हैं। हर सिस्टम की बाउंड्री होती है, हर कोई फंक्शन किसी ना किसी बाउंड्री के अंदर काम करता है, हर फर्द किसी ना किसी दायरे में रह के काम करता होता है, ठीक है। अब इसे हम कहेंगे स्टार्टिंग ब्रैकेट, कि हम सी प्लस का कोड लिखना चाह रहे हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और ये है एंडिंग ब्रेस। इसे हम कहते हैं ओपनिंग ब्रेस, ठीक है। हेल्प आवर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, और इसका मतलब होता है मेन फंक्शन एंड्स हियर। अगर हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो हम कभी भी इसके अंदर कोई ना इंस्ट्रक्शन पास नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो ब्रेस है ना, ये वाली ब्रेस, इसे कहते हैं क्लोजिंग ब्रेस। इसका मतलब है कि मेन फंक्शन एंड हो गया इस जगह पर, मेन फंक्शन यहाँ तक ही था, आपने जो काम करवाना था आप यहाँ पर करवा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ मज़ीद इसके अंदर, तो मेन फंक्शन जो होता है ना, वो हमेशा जो है ना, वो उसका ये है कि वो एक स्विच फंक्शन होता है, ठीक है। स्विच फंक्शन मीन्स उसकी इनपुट या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। ये 0 या 1 का मतलब आपने ये नहीं लेना कि 1 के अलावा आप कोई वैल्यू नहीं दे सकते, वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं। ये फंक्शन ऑफ होता है फिर ऑन होता है, ऑन होता है फिर ऑफ होता है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने अब इस पर क्लिक किया है, अब ये फंक्शन ऑन हो गया, ठीक है। ये ऑन हो चुका है, 0 रिटर्न हो गया, आपने इसे बंद कर दिया तो ये सिस्टम अब ऑफ हो चुका है। वही इसका वही हिसाब है, आप कमरे में गए, आपने बटन दबाया, पंखा चल गया, आपने बटन बंद किया, पंखा बंद हो गया, ठीक है। ये एक स्विच फंक्शन होता है, स्विच की तरह काम करता है। स्विच का मतलब होता है ऑन ऑफ करना। अब इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं पहले कहता हूँ कि आप यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मुझे कंप्यूटर बताए, मैं कंप्यूटर को बोलूँ कि मेरा ये काम करवाओ। अब मैंने कंप्यूटर को बोलना कि मेरा कोई ना कोई काम करवाओ, तो उसे मैं बोलूँगा आप छोड़ेंगे सी ये चीज़ क्या मैं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे काम बता रहा हूँ। मैं उसे बोलूँगा कि मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करवा के दो, ठीक है। अब ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ आप उस पर ध्यान ना दें, आप बस ये देखेंगे मैं उसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करवा के दो। तो मैंने कंपाइल किया उसे, तो अब उसने क्या किया, मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया। अब देखें
ये एक टूल की मदद से हुआ है काम, सी आउट। ठीक है, अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हैं, ऑटो मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो आपके पास टूल्स होते हैं कुछ ना कुछ गाड़ी को ठीक करने के लिए। पहले गाड़ी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अंडरस्टैंड आपने कर लिया है, ये गाड़ी है, ठीक है। अब उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं ना, वो टूल्स की मदद से ही हल होते हैं। अब सी आउट एक ऐसा टूल है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप मेरी कोई ना कोई चीज़ आउटपुट करवाओ, मुझे शो करवाओ, मुझे दिखाओ। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, अब आप देखें ये एक विंडो ओपन होती है हर बार जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो एक ब्लैंक सी विंडो ओपन होती है। इस विंडो को हम कहते हैं कंसोल। ये होती है कंसोल। कंसोल हर वो जगह पर होती है जहाँ पर कर्सर काम नहीं कर सकता। हम अगर आउटपुट देना चाहें उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ CMD। तो हम इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे तो वो कीबोर्ड के साथ देंगे। ठीक है, कंसोल हर वो ऐसी जगह जहाँ पर माउस नहीं चल सकता, आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, उसे कंसोल कहते हैं। जब आपके डास कंप्यूटर होते थे ना, तो तब आप इसी तरीके से ही काम करते थे। जैसे अगर आपने किसी डायरेक्टरी में जाना है ना, अब मैंने ई में जाना है, तो मैं बोलूँगा CD E। अब मैं ई के अंदर आ गया, ठीक है, ई डायरेक्टरी के अंदर। इस जी वो एक 4th की पे गया हुआ है, ई स्लैश आता है, मेरे ख्याल से स्लैश ही आता है। CD E नहीं, कुछ और था उसका। अच्छा, बैकस्लैश CD E, ये नहीं, ये नहीं चलेगा, इसका कुछ हो रहा है। बहरहाल आप उसका इंस्ट्रक्शन देते हो, आप इंस्ट्रक्शन देते हो हमेशा कीबोर्ड के थ्रू इसे। ठीक है, कंसोल को इसे कहते हैं कंसोल। इसलिए इस टूल में जो C यूज़ हो रहा है ना, उसका स्टैंड फॉर है कंसोल, कि आप कंसोल के ऊपर इसे ले जाओ। आउट का मतलब है कि आप इसकी आउटपुट करवा दो। उसके बाद यूज़ हो रहा है लेसन। इसे हम कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉलन इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसे हम स्ट्रिंग लिखने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज अ काउ। कोई भी स्ट्रिंग लिखने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। और जब हम कॉलन लगा दें तो इसका मतलब होता है कि फुल स्टॉप। आवर इंस्ट्रक्शन एंड सेव, हमारी दी गई इंस्ट्रक्शन एंड हो चुकी है। अब आप गौर से देखो ना, यहाँ पर हो क्या रहा है। आप अगर आसमान के ऊपर हैं, हम ज़मीन को देख रहे हैं, आप ये एज्यूम करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बांध लगा हुआ है, यहाँ से एक बांध लगा हुआ है, और ये कोई नीले कलर की एक नदी है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाकर वो इस चीज़ के ऊपर जा रही है, वो पानी सारा इधर जा रहा है। अब होता गया है, ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो इस परे हुए कोड को उठा के फेंक देते हैं आउटपुट के पास। आउटपुट ले जाती है आगे उसे C के पास कि आप कंसोल के ऊपर आउटपुट करवा दो। ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन का ऑपरेटर जो होता है ना, स्ट्रिंग को लेके जाता है 1 by 1। पहले वो H को लेकर गया, फिर E को लेकर गया, फिर L को लेकर गया, फिर इस L को, फिर O को। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये हेलो वर्ड जो है, इसे हम एक स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कैन बी कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है, आप स्ट्रिंग को ऐसे भी ज्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का मतलब आप ले सकते हैं, अगर उर्दू में बात करें तो परोना। ठीक है, तिनके को परोना। अगर आप यहाँ पर इस स्ट्रिंग को देखें ना, आप महसूस करेंगे HE के साथ परोया हुआ है, EL के साथ परोया हुआ है, L इसके साथ वाले L के साथ, फिर LO के साथ, फिर एक स्पेस परोई हुई है, फिर ये सारा वर्ड परोया हुआ है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, सर ये बताएं कि हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों नहीं डायरेक्टली लिखते हेलो वर्ड, हम हाली क्यों नहीं लिखते? इसकी वजह ये है कि अगर आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर, मैं वर्ड लिखता हूँ, ओपन किया मैंने वर्ड को, आप यहाँ पे लिखते हैं
This is first lecture of C++ given by instructor. Given by instructor. अगर आपको कोई बंदा कहता है कि आप यहाँ पर क्या करें, आप उर्दू में नाम लिखें, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे सिंपली इन्वर्टेड कोमा तो ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे आप हमजा अशरफ, ठीक है। फिर आप इसके अंदर नाम लिखेंगे हमजा अशरफ। अगर आप इन्वर्टेड कोमा लेना यूज़ करेंगे तो ये लैंग्वेज के उस रूल को फॉलो नहीं करता जिसके थ्रू अगर आपने कोई भी लैंग्वेज इंक्लूड करवानी हो, एक लैंग्वेज के अंदर किसी दूसरी लैंग्वेज को इंक्लूड करवाना हो, तो आप हमेशा उसे इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। ये लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने का रूल है। अब ये यहाँ पे नुमाया हो है कि आपने यहाँ पर कोई और लैंग्वेज यूज़ की हुई है और यहाँ पे कोई और लैंग्वेज यूज़ की हुई है। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। टू 200 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं क्योंकि हम C++ के अंदर इंग्लिश को यूज़ करने जा रहे हैं। ये C++ का हिस्सा है लेकिन हम डायरेक्टली C++ के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था C++ मैथ, फिज़िक्स एंड इंग्लिश का मजमूआ है, इसलिए हम इंग्लिश लिख सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने std लगाया हुआ है, अब ये मैंने क्यों यूज़ किया हुआ है। std को आप कह सकते हो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के कुछ टूल्स होते हैं। स्टैंडर्ड वो है जो एमसाई वालों ने एक स्टैंडर्ड जो है वो मुतारफ़ कराया हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शन उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ही परफॉर्म होते हैं। उसके अंदर कुछ टूल्स पड़े हुए हैं, स्टैंडर्ड टूल की लाइब्रेरी, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम सी इन, सी आउट, एंडल, लेस देन, ग्रेटर देन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम std लिखते हैं ताकि हम सी आउट, सी इन, लेस देन के टूल्स को यूज़ कर सकें। अगर उनकी लाइब्रेरी आप देखें, अगर आप एक टूल को यूज़ करना चाह रहे हैं, आपके पास उसका बॉक्स ही नहीं है जिसके अंदर वो पड़ा हुआ है, आप कैसे यूज़ कर लोगे? डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसमें से निकालना पड़ेगा टूल। इसलिए हम यहाँ पे std यूज़ कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये जो 4 डॉट्स आपने लगाए हुए हैं इसको क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, ये किसी भी ना बॉक्स में से, मिसाल के तौर पर अगर आप काम करते हैं गाड़ियों का, ये क्या करेगा, ये आपका वो हाथ है जो किसी भी बॉक्स के अंदर जाकर उनमें से टूल वगैरह निकाल लेगा। अब ये क्या करता है, ये इसमें पड़ी हुई फंक्शनैलिटी जो इसकी लेफ़्ट साइड में पड़ी हुई फंक्शनैलिटी को उठा के राइट साइड की फंक्शनैलिटी को देता है। यूज़ करने के लिए एक लिंक बना देता है कि आप इसके अंदर अब डायरेक्टली जाके सी आउट को यूज़ कर सकते हो। अब देखें, आपने जहाँ पे भी ये सी आउट करवाना होगा ना, या कोई टूल यूज़ करना होगा, आप हमेशा std ही लिखेंगे, ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब देखें, हमें बार बार यहाँ पर ये यूज़ करवाना पड़ रहा है, जिससे ये हो रहा है कि हर जगह पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बात का हम मिसिंग भी कर सकते हैं, जो कि एक एरर आ सकता है। इस काम को करवाने के लिए, इससे बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं नेम स्पेस। अब आप बात करेंगे सर व्हाट इज़ अ नेम स्पेस, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। नेम स्पेस की जो डेफिनेशन है वो है, नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। मिसाल के तौर पर नेम स्पेस के अंदर एक क्लास पड़ी हुई है, नेम स्पेस इसकी क्लास है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी क्लास नेम स्पेस। अब इसके अंदर पड़ा हुआ है दो चीज़ें, यहाँ पर पड़ा हुआ है जी, आप कह लें आउट स्ट्रीम, सी आउट टूल पड़ा हुआ है उसके अंदर। उसके बाद आई स्ट्रीम, सी इन पड़ा हुआ है।
अब इस क्लास को यूज़ कर कर हम डायरेक्टली इसको हर जगह पे कॉल कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये टूल्स पड़े हुए हैं एंड सो मोर, और बहुत सारे टूल इसके अंदर पड़े हुए हैं जो कि हम असेस कर सकते हैं। ये जो नेम स्पेस होती है ना, उसके अंदर इस तरीके से ये चीज़ें पड़ी होती हैं सारी की सारी, सीन, सी आउट, एंड लाइन, लेस देन, ग्रेटर देन और मैनी मच थिंग्स पड़ी होती हैं, ठीक है, नेम स्पेस के अंदर। अब इसे यूज़ करने का तरीकाकार क्या है? इसे यूज़ करने का तरीकाकार ये, आप सिंपली यहाँ पे लिखे यूजिंग। यूजिंग का मतलब है कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ एक नेम स्पेस। कौन सी नेम स्पेस? क्या नाम है उसका? स्टैंडर्ड की। अब इस नेम स्पेस के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैंने अभी बनाई थी यहाँ। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको डायरेक्टली हर जगह पे कॉल कर सकते हो। ये देखिए, हेलो प्रिंट हो चुका है। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ स्टैंडर्ड्स की जो नेम स्पेस है फिर डायरेक्टली कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू रिटर्न होती है। ये कहाँ से आ रही है वैल्यू? ठीक है, यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हुई होती है, रिटर्न जो ज़ीरो करवा रही होती है। आप इसको चेंज कर सकते हो। 10 लिखा है। अब देखें, मैं जैसे कंपाइलर रन करूँगा, पहले 0 शो हो रहा था, अब 10 शो होना शुरू हो जाएगा। इस लाइन का मकसद होता है कि प्रोग्राम आपका फंक्शनली मतलब कंप्लीटली जो है एग्जीक्यूट हो सका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। योर प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। इससे ऊपर ऊपर आप जो प्रोग्राम लिखोगे ना वो रन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा? 1 मिनट पहले आप बताएं। इधर तक एंड हो जाएगा, आगे वाला प्रोग्राम आप बताएं। ऊपर एंड, चलें देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब आप इसकी अहमियत जान गए होंगे कि इसे हमेशा आपने कहाँ पे लिखना है? एंड पे लिखना है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। इसका काम वही है कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मुतसीम आप क्या करो, आप ये मेरा मोबाइल है, ये वहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक मैसेज कर देना 0 का, मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरा काम कर दिया होगा। आप मुझे बोलेंगे जो आपने मुझे काम फ़िलहाल बोल दिए हैं ना, जो आपने मुझे काम बोल दिए हैं मैसेज करने से पहले पहले तक, वो मैं कर दूँगा। अगर बाद में मैंने वो नहीं सुनी, जो मैंने काम नहीं सुने आपके मैसेज के कहने के बाद, वो मैं नहीं करने वाला। तो यही वो काम हो रहा है। एक जगह पर आपको काम होते नज़र आ रहे हैं, दूसरी जगह पर आपको वो काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक है। कल से हम इंशाअल्लाह थोड़ा स्पीड अप करेंगे अपने काम को, ठीक है। कल हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे अपने काम को। और आपका जो आज का टास्क है वो ये है कि आपने यूजिंग नेम स्पेस std, इसको कम्प्लीटली तौर पर आपने आज सर्च करना है, स्टडी करना है कि ये नेम स्पेस कहाँ भरी होती है, ये कहाँ से यूज़ हो रही होती है, यूजिंग हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने आज रिसर्च करनी है। आपका लेक्चर आज इतना है।